ये सारा खाना आता है ठंडे इलाकों से, मतलब ठंडे जलवायु क्षेत्रों से। ठंडियों वाली चीज गर्मियों में खाकर तुम्हें लगती है और गर्मी, और फिर चाहिए होता है और एयर कंडीशनिंग, जिससे बढ़ता है तुम्हारा बिजली का बिल और लेते हो तुम एक कदम अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ। पता है तुम्हारी पिज्जा, बर्गर, चाय, कॉफी, चिप्स इत्यादि वेस्टर्न फूड से गर्मी कैसे बढ़ रही है? तुम्हें शायद नहीं पता। दुनिया के टोटल ग्रीन हाउस एमिशंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा का 12% भाग है तुम्हारे खाने के प्रोडक्शन से, जिसमें दुनिया का 50% हैबिटेबल लैंड अर्थात जीवन जीने योग्य जमीन और 70% ताज़ा पानी इस्तेमाल होता है। इसमें फसल लगाने, फर्टिलाइजर मारने और भेड़ बकरी चराने तक सब कुछ आता है। ये जान के तुम्हें हैरानी होगी कि दुनिया के 94% नॉन ह्यूमन मैमल्स लाइव स्टॉक हैं, यानी कि खाने के लिए बनाए गए पशु। इसका मतलब हर 16 जानवरों में सिर्फ एक जंगली जानवर है इस धरती पर। और पोल्ट्री फार्म्स का भी कुछ ऐसा ही सीन है। पूरी बर्ड्स की प्रजाति में से 71% बर्ड्स पोल्ट्री फार्म्स में पाई जाती है, यानी कि हर 4 में एक पंछी आज़ाद है, बाकी सब खाना। एग्रीकल्चर से निकलती हैं मेजरली 3 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस। पहला CO2, जो कि फसल उगाने और उसके ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि के समय फैलता है। दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि नेचुरली तो निकलता ही है और पेस्टिसाइड्स के बनाने में भी निकलता है। तीसरा मीथेन, जो कि मेजरली एंटेरिक फर्मेंटेशन के कारण रिलीज होता है। ग्रीन हाउस गैसेस से धरती पर आ रही सूरज की गर्मी अंदर तो आ जाती है पर बाहर नहीं जा पाती, जिससे बढ़ती है गर्मी, पिघलते हैं ग्लेशियर्स और होता है प्राकृतिक वातावरण का विनाश। ये सब कम था कि अब हम नए हॉट कॉफी, प्रोसेस्ड फूड और अल्कोहल कल्चर के पार्ट बन रहे हैं। अब लोग को हर 4 से 5 घंटे में चाहिए होती है कॉफी और पार्टी में चाहिए होती है अल्कोहल, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डॉक्टर ओटकर कंपनी अपने सर्वे में बताती है कि वेस्टर्न फूड्स इंडियन घरों में कई सालों से है और इन दिनों बर्गर्स, पास्ता और पिज्जा शहरी घरों में बहुत कॉमन हुए हैं और खाने में वीकली बनाए भी जा रहे हैं। पर कभी सोचा है इसका तुम्हारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सारा खाना आता है ठंडे इलाकों से, मतलब ठंडे जलवायु क्षेत्रों से। ठंडियों वाली चीज गर्मियों में खाकर तुम्हें लगती है और गर्मी, और फिर चाहिए होता है और एयर कंडीशनिंग, जिससे बढ़ता है तुम्हारा बिजली का बिल और लेते हो तुम एक कदम अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ। फ्रंटियर्स के इस आर्टिकल से पता चलता है कि प्रोसेस्ड खाने के लिए हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करती हैं। खेती और पशुपालन करने के लिए लैंड यूज एक्सेलरेट करना पड़ता है और तो विशाल मात्रा में पानी और एग्रोकेमिकल्स इन्हें उगाने में लगते हैं। यह आर्टिकल ये भी कहता है कि सिर्फ वेस्टर्न फूड्स का बदलाव कर देने से डायबिटीज, मोटापा और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमारे दादा परदादाओं का खाना हमेशा सीजनल और लोकल हुआ करता था। वो खाते थे चीज जो लोकली अवेलेबल थी। हमेशा जिस क्लाइमेट में हो वहां का लोकल खाना खाने की कोशिश करो। सरल उदाहरण लेते हैं, दक्षिण भारत में अगर आप जाइए तो वहां पे गर्मी और ह्यूमस, हीट एंड ह्यूमिडिटी का बड़ा भयंकर कॉम्बिनेशन मिलता है, खास करके गर्म टाइम पे। अब वहां पे लोग क्या खाते हैं? लोग खाते हैं इडली, डोसा, सांबर। केरल में चले जाइए तो पुट्ट कडला। लेकिन खास बात यह है कि ये सारे फर्मेंटेड फूड टाइप्स हैं। इसका मतलब इन खानों को एक बार मिक्स करके जब इसकी सामग्री तैयार की जाती है तो इनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं असली प्रोबायोटिक फूड। ये नहीं कि जो पैकेज प्रोबायोटिक चीजें आजकल बेची जा रही है हमारे तो सारा खाना तकरीबन प्रोबायोटिक है। अब ये देखिए, हमारे अचार प्रोबायोटिक है, दही खाते हैं हम, प्रोबायोटिक है, छाछ लस्सी उसके बन गई, वो सारा प्रोबायोटिक है। और यहाँ तक कि दक्षिण भारत का जैसे हमने आपको खाना बताया वो भी प्रोबायोटिक है। खाने में आसान, पकाने में आसान और हजम होने में बहुत बढ़िया, सेहत के लिए एकदम 100% परफेक्ट। अब अगर आज के दिनों में आप उत्तर भारत में आ जाएं तो आप कई ऐसे लोग पाओगे जो बोलते हैं आई लव साउथ इंडियन फूड। यू डोंट लव साउथ इंडियन फूड, योर बॉडी लव साउथ इंडियन फूड। आप में और आपके शरीर में अंतर है। आपको लगता है आपको साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, नहीं। जैसे जैसे हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं घरों के अंदर, बाहर खेतों में काम करना बंद कर दिया, मेहनत मजदूरी बाहर करनी बंद कर दी, तो हमारे शरीर की डिमांड उस टाइप के खाने की हो रही है जो सरलता से हजम हो सके, जैसे कि साउथ इंडियन फूड। अब नॉर्थ इंडियन खाना अगर आप देखें ट्रेडिशनली तो भारी होता है। हमारे पास पराठे होते हैं, दाल मखनी होती है, पनीर मखनी होती है, बटर चिकन होता है। ये सारे खाने के टाइप्स जो होते हैं ये हजम होने में मुश्किल करते हैं। लेकिन जब लोग खेतों में काम कर रहे हैं, इनको चाहिए हाई कैलोरी इनटेक फूड, जैसे आजकल बॉडी बिल्डर्स का फूड होता है। ये हमारा कुदरती खाना बॉडी बिल्डर के फूड के बराबर था। तो यहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार हमारा खाना बना हुआ है। अब एक चक्कर लगाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। अब वहां पे अगर आप जाएंगे, अब मोमोज खाना है लोगों को आजकल, और ये अपना थुक्पा खाना है, लेकिन इन सारी चीजों में ज्यादातर जानवर की चर्बी का प्रयोग होता है। उस जलवायु क्षेत्र के लिए
जानवरों की चर्बी बिल्कुल सही है। जानवरों की चर्बी का जो प्रकृति है वो दूध से पाई हुई जो चर्बी होती है, जैसे घी, मक्खन जो हम खाते हैं यहाँ पे, उससे अलग होती है। और ठंडे क्षेत्रों में आपको चाहिए सबक्यूटेनियस फैट, इसका मतलब स्किन के नीचे जो चर्बी है, ताकि वो धीरे धीरे करके कांप सके और आपके पूरे शरीर को गर्म रख सके ठंडे इलाके में। इसीलिए ठंडे इलाके में लोग कई बार नॉन वेज खाना थोड़ा ज़्यादा अधिक मात्रा में खाते हैं। इसका एक और कारण है, लोग जब ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ खेती करना आसान नहीं है। और अगर आप ये देखें कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार अपना जीवन ढाला वनों के साथ, तो उनकी खेती छोटे मात्रा में होती थी और उनकी निर्भरता होती थी वनों पर। जब वनों पर होती थी तो जड़ी बूटियों का भी उनको बहुत अच्छा ज्ञान था और पशु पक्षियों का भी बहुत अच्छा ज्ञान। यहाँ तक कि हमारे आयुर्वेदिक रेसिपीज में भी कई पशु पक्षियों के मांस का वर्णन किया गया है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन के एंगल से नहीं। जिस तरीके का आपके शरीर को आवश्यकता है उसके अनुसार आप खाना पकाएंगे, छोटी मात्रा में, सस्टेनेबल मात्रा में, और वो खाना आपके शरीर के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। जिस जलवायु क्षेत्र में उगाई गई चीजें हैं, फल हैं, जिस जलवायु क्षेत्र में हम लोग बाकी सारे पशु पक्षियों के साथ रह रहे हैं, वहां के लिए उचित वही भोजन है जो वहां उगता है। अब आजकल आप नोटिस करेंगे कि बहुत स्ट्रेस है गवर्नमेंट का, बहुत स्ट्रेस है प्राइवेट कंपनीज का कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। उनको लगता है कि हमारी जो बिल्कुल जितनी भी समस्या है ना खाने पीने की, वो सारी कोल्ड स्टोरेज से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं, कोल्ड स्टोरेजेस के कारण आजकल प्रैक्टिस में आ रहा है नॉन सीजनल फार्मिंग। इसका क्या अर्थ है? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, दिल्ली में अगर आप किसी कैफे में सर्दियों के टाइम में जाते हैं और बोलते हैं अच्छा आपके पास कोई फ्रेश जूस है, तो आपको वेटर कई बार बोलेगा जी हाँ हमारे पास वाटरमेलन जूस है। लेकिन एक बात बताएं, जो फल कड़कती धूप में उगते हैं, धूप के बगैर वो उग ही नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्दियों में उनको फ्रेश बताया जा रहा है? क्योंकि ये सारे फल जाके स्टोर किए जाते हैं कोल्ड स्टोरेजेस, और वहां से शुरू होता है नॉन सीजनल फार्मिंग। उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है कि ये सारे जो गर्मी के फल होते हैं ये सर्दियों में हाई प्राइस पे बिकते हैं, मतलब कि ऊंचे दामों पर सर्दियों में। लेकिन आपके शरीर को बनाया भी नहीं गया था इन सारी चीजों को सर्दियों में हजम करने के। इसीलिए हम लोग कुदरती नॉर्थ इंडिया में खास करके खा सकते हैं और पचा सकते हैं मक्की की रोटी, सरसों का साग, खूब सारे मक्खन के साथ और उसके साथ गुड़। गर्मियों में आप ये खाना खा के देखिए, आपके ऊपर सारे के सारे बॉयल्स आ जाएंगे और फुंसियां आ जाएंगी, क्योंकि ये खाना कुदरती बहुत गर्म होता है और गर्म खाना सर्दियों के लिए उचित होता है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि जो खाना आपको खाना है, जैसे कि पिज्जा, जैसे कि बर्गर, ये सारे ठंडे देशों के खाद्य पदार्थ हैं, ये किसी गर्म देश में नहीं खाए जाते। तो इनको जितना आप कम कर सके खाना, उतना आपके शरीर के लिए, आपके सेहत के लिए और प्राकृतिक वातावरण के लिए, CO2 एमिशंस रोकने के लिए सबसे उचित विधि हो सकती है। अब इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सारा खाना पीना छोड़कर भूखे मर जाएं, बट ये है कि हम खाने को रिस्पॉन्सिवली खाएं, वेस्ट ना करें, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को बढ़ावा ना दें, जितना हो सके सीजनल और लोकल फूड्स ही खाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वराज संवहनीयता की ओर।